सो बच्चों, आज के इस सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर इतना लंबा क्यों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो फ्रेज है ये कंप्लीट नहीं है। ये तभी कंप्लीट होगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं जो बॉडी रोटेट कर रही हो, और अगर वो रोटेट कर रही है तो उसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन भी जरूर होगा। इसीलिए हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इससे ये समझ आता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कैलकुलेट किया जाए तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दिया तो ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते समय एक्सिस ऑफ रोटेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये तो एक चीज़ है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता लग गया, लेकिन इसके साथ साथ और भी फैक्टर्स हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये जो फैक्टर्स है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये हम लोग जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे वो जो दूसरा फैक्टर है जो इसे इक्वली इन्फ्लुएंस करता है वो आपको पता लग जाएगा। बट अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सिंपल ऑब्जेक्ट, दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है और ये है इसका डिस्टेंस लेट्स से r, और ये रोटेट कर रहा है तो इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, तो उसमें ये था कि मास, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, मास इनटू रेडियस। रेडियस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इससे इस ऑब्जेक्ट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इसका आर्म होता है। ठीक है, तो मास इनटू आर्म स्क्वायर। ठीक है, तो ये m इंटू आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, I से। तो इस तरह से हम लोग किसी सिंपल पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। आइए इस पे कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और हमारे पास दो पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल यहाँ जिसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो ये जो पार्टिकल है जिसका मास m है, इसका डिस्टेंस मान लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है x। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या हो जाएगा, mx स्क्वायर। सिमिलरली अगर एक दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका इस एक्सिस से डिस्टेंस सपोज y है, इसका मास क्या है m, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या लिखेंगे, my स्क्वायर। ठीक है, ओके। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि एक पार्टिकल जिसका, एक पॉइंट पार्टिकल जिसका मास लेट्स से 2m है और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है लेट्स से 4x, तो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ टाइम्स, देखिए पैटर्न वही है, पैटर्न देखिए वो क्या है, मास टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पे मास, ये किसका, ये जो स्पेस है ये मास के लिए है और ये जो स्पेस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, परपेंडिकुलर
डिस्टेंस, ठीक है, एंड स्क्वायर, ठीक है। तो मास की जगह क्या लिखोगे 2m एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह क्या लिखोगे 4x स्क्वायर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया 2m 16x स्क्वायर दैट इज 32 टाइम्स mx स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। बट बच्चों आंसर कुछ भी आए, लेकिन आपको एक पॉइंट पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आपको लर्न करना है तो आपको पैटर्न लर्न करना चाहिए। पैटर्न क्या है, मास ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट पार्टिकल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारे पास एक सबसे सिंपल ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो व्हेनेवर यू हैव टू राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट of mass m and has r perpendicular distance from axis of rotation can be written as mass times perpendicular distance square, right? तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जब मैंने मास m दिया है और r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो हमारा फॉर्मूला यही रहेगा m r परपेंडिकुलर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसमें मैं एक छोटा सा सवाल और पूछता हूँ आपसे, आप आई होप आप इसका आंसर कर पाओ। मान लीजिए कि एक रॉड है, ठीक है, वर्टिकल रॉड है और एक स्ट्रिंग के थ्रू जिसकी लेंथ L है एक पॉइंट पार्टिकल को जिसका मास m है अटैच कर दिया और ये जो एंगल है ये मान लेते हैं 30 डिग्री है, ठीक है। और इस रॉड के अबाउट धागे से बंधा ये मास रोटेट कर रहा है, ठीक है। रोटेट कैसे कर रहा है, अगर हम किसी पत्थर को रस्सी के साथ बांधकर ऐसे रोटेट कराएं तो एक इस तरह से ये रोटेट करेगा, ठीक है, ऐसे। तो अगर यहां पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोला जाए तो आप क्या करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? कई बच्चे इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, मास इंटू एल का स्क्वायर, लेकिन ये आंसर गलत होगा क्योंकि मैंने पैटर्न क्या लिखवाया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू मास टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां पे इस पॉइंट पार्टिकल का एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां पे आपके पास ये लेंथ गिवन है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है जिसको आप r परपेंडिकुलर कह सकते हो, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो आप ट्रिगो यूज करके आप इस r परपेंडिकुलर को L और थीटा के टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं साइन 30 डिग्री तो क्या होगा, साइन 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस क्या है L है, ठीक है। तो r परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी L टाइम्स साइन ऑफ 30 डिग्री एंड L साइन 30 की वैल्यू है हाफ। तो यहाँ पे r परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई L/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे बच्चों, वही पैटर्न है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास की जगह मास लिख देंगे m और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह लिखेंगे L/2। तो इस तरह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mL² by 4।
ठीक है। और इसका यूनिट क्या होना चाहिए? देखिए यूनिट मास के लिए केजी, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो मास के लिए केजी और लेंथ के लिए मीटर, और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो केजी मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बच्चों आइए अब हम लोग मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मान लीजिए एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक मासलेस रॉड है जिसका कोई मास नहीं है, और इस पे मान लीजिए कि एक पॉइंट पार्टिकल इस तरह से इसके ऊपर डिफरेंट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। मान लीजिए इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3 और इसका मास है m4। इसमें यहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि सारे पॉइंट पार्टिकल एक दूसरे से काफी दूर हैं, काफी अलग हैं। तो इस तरह के सिस्टम जिसमें बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं और एक दूसरे से सेपरेटेड हैं बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। तो डिस्क्रीट सिस्टम में हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है, और इसके बीच में फाइनाइट गैप्स होते हैं। तो मान लीजिए कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से x है, दूसरे ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट्स से y है, तीसरे का डिस्टेंस मान लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से z है, और फोर्थ जो हमारा पॉइंट पार्टिकल है उसका डिस्टेंस l है, ठीक है। और ये इस तरह से पूरा जो रॉड है ऐसे रोटेट कर रहा है। यहां पे ध्यान रखिए बच्चों, ये जो रॉड है ये मासलेस है, ठीक है, इसका कोई मास नहीं है। अगर इसका मास नहीं है तो इसके अंदर कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। तो अभी हमारा सारा फोकस ये जो रॉड लगाया हमने ये सिर्फ इन पॉइंट मासेस को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का हमें नहीं देखना है, और वैसे भी ये मासलेस है तो इसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। तो हमारा सारा फोकस होना चाहिए इन पॉइंट पार्टिकल पे। तो ये जो सिस्टम है, इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्क्रीट सिस्टम। तो इस डिस्क्रीट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो देखिए कभी भी कोई डिस्क्रीट सिस्टम हो तो आप हर इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और उसको अलजेब्रिकली ऐड कर दो। तो जैसे मान लो मैं फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो क्या लिखूंगा? मास m1 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? x स्क्वायर। इसी तरह से सेकेंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखूंगा? m2 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? y, तो y स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूंगा? m3 इंटू z स्क्वायर। और फोर्थ का कैसे लिखेंगे? I4 इक्वल टू m4 इंटू एल स्क्वायर। इस तरह से अगर पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो क्या करेंगे? तो आई नेट अबाउट एक्सिस, मान लीजिए एक्सिस का नाम ए डैश है, तो आई नेट ऑफ द डिस्क्रीट सिस्टम अबाउट ए डैश इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो मैंने क्या किया? अलजेब्रिक सम कर दिया। अब इसमें लिखना क्या है? I1, I2, I3, I4 सारे एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे लिख देने हैं। तो m1 x स्क्वायर, m2 y स्क्वायर, m3 z स्क्वायर एंड m4 l स्क्वायर। जो भी इसकी वैल्यू आएगी ये हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क्रीट सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी डिस्क्रीट सिस्टम जिसमें बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। सो बच्चों अभी हमने देखा कि एक डिस्क्रीट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। इसमें हर इंडिविजुअल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके उसका अलजेब्रिक सम कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरे डिस्क्रीट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
कैलकुलेट कर पाते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा रिजिड बॉडी है और आपको पता है रिजिड बॉडी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं और इन पार्टिकल्स के बीच में जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में गैप इतना कम होता है कि हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऐसे सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट पार्टिकल्स हों, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हों और उनके बीच का गैप हम नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे से, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग इस सेगमेंट में अभी देखेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स पार्टिकल हैं इसके अंदर। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ये सारे पॉइंट्स के कलेक्शन से ये हमने एक रिंग बना लिया, ठीक है। और ऑल टुगेदर जो इसका मास आया है वो कितना है, मान लीजिए कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द रिंग, इस रिंग का मास है। और इसमें कितने पॉइंट पार्टिकल्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट पार्टिकल्स हैं, राइट। तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, अब आप बोलोगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, जब तक एक्सिस ऑफ रोटेशन पता नहीं होगा तो कैसे निकालोगे। तो मुझे मेंशन करना चाहिए। तो मान लो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, बिल्कुल सेंटर से, और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ये जो प्लेन ऑफ दी रिंग है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है ए डैश, और ये रिंग जिसका जो मास है वो कैपिटल एम है और रेडियस ऑफ द रिंग इज आर। अब इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में कोई गैप नहीं है ना, देखिए ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स इन इवन अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो हर इंडिविजुअल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, और उसे एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट फैक्टर्स आएंगे। मतलब मान लो एक बार को आपने हर इंडिविजुअल पार्टिकल को अलग कर लिया, पहले तो अलग करोगे तो कितने आएंगे, इनफाइनाइट, उसको काउंट ही नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ही क्या हो जाएगा, बहुत ही टीडियस जॉब हो जाएगा जिसमें आप हर इंडिविजुअल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और उसे एल्जेब्रिकली ऐड करो। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस तरह के जो कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें हर इंडिविजुअल पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल गैप पे होते हैं, इनफैक्ट गैप ही नहीं होता उनके बीच में, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि एक छोटा सा पार्ट आप इसको कट कर लो इसमें, है ना, इसमें एक छोटा सा पार्ट कट कर लो, ठीक है, और इसकी लेंथ मान लेते हैं रिंग पे ही हमने कट करा है, और रिंग की ये जो लेंथ है, जितना पोर्शन हमने कट करा है, ये बहुत छोटा लेंथ dx ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इस पूरे रिंग की टोटल लेंथ अगर हम देखें तो कितनी होगी, 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर इसकी टोटल लेंथ है, और मास कितना है बच्चों इसमें, तो टोटल लेंथ अगर हम इस रिंग का देखें तो टोटल लेंथ है 2 पाई आर, ठीक है। इस पूरे रिंग में मास कितना है, तो टोटल मास इज कैपिटल एम, ठीक है। तो पर 2 पाई आर लेंथ मास इज एम, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई आर लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग मास कितना है, m है। तो 1 यूनिट लेंथ के लिए मास कितना हो जाएगा, 2 पाई आर के लिए m, तो 1 के लिए m अपॉन 2 पाई आर। तो एक यूनिट लेंथ का मास हमारे पास आ गया m अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, जिसको हम लोग
लीनियर मास डेंसिटी भी कह सकते हैं। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है बच्चों? ये एक तरह से लीनियर मास डेंसिटी है, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, जिसको जनरली हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। अभी इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हमारे पास एक चीज़ समझ आ रही है कि 2πr लेंथ के लिए मास क्या है? m है रिंग का। तो अगर इसमें से एक यूनिट लेंथ का अगर मास निकालें तो m/2πr होगा। और अभी हमने कितना लेंथ से कट किया है? dx लेंथ। तो dx लेंथ के लिए मास क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ, यूनिटरी मेथड लगाइए। 1 के लिए इतना, तो dx के लिए m/2πr टाइम्स dx। ये क्या हो जाएगा? ये मास हो जाएगा इतने का। तो इस पार्ट का मास कितना आ गया? m/2πr टाइम्स dx, जिसको हम लोग स्मॉल मास dm से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये dx बहुत छोटा है, हमने जो एज्यूम किया है dx की लेंथ बहुत छोटी है, मतलब ये टेंडिंग टू 0 है, वेरी स्मॉल। तो अगर एक ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ही कम है तो क्या हम उसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग इसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से ये बना है, ठीक है। जैसे dx लेंथ यहाँ कट करा, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, तो इस पूरे रिंग के ऊपर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लेंथ के पॉइंट पार्टिकल्स कंसिडर किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें इन पार्टिकल्स में कॉमन क्या है? तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया dx लेंथ का, ठीक है, तो इसके dx लेंथ के अंदर मास कितना होगा? ये। तो इस टुकड़े का भी मास इतना है, इस टुकड़े का भी मास इतना है। अगर यहाँ पे एक ऐसा छोटा टुकड़ा लें तो इसका भी मास इतना ही होगा। तो हर टुकड़े का मास सेम है। और दूसरी चीज, हर एक टुकड़ा, हर एक एलिमेंट्री पार्ट भी कहते हैं इसको, हर एक एलिमेंट्री पार्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेम डिस्टेंस पे है, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे? r, रेडियस, है ना। सभी इस एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे। तो इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? सेम है। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर किसी एक टुकड़े का, किसी एक पॉइंट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूं, तो जैसा कि हमने अभी किया था कि किसी पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पैटर्न क्या है? मास टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां पे मान लीजिए हमने ये पिक कर लिया, इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो क्या होगा? हमारा टारगेट तो पूरा आई निकालना है ना, पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ये हमारा टारगेट है। बट हम लोग उसके सिर्फ एक छोटे से टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट्स अ पार्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक उसका एक छोटा टुकड़ा ले रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक छोटा टुकड़ा होगा। तो अगर आई कंप्लीट टुकड़ा है, कंप्लीट पार्ट है, तो उसका स्मॉल पार्ट क्या होगा? डी आई। तो क्योंकि डी मीन्स वेरी स्मॉल आई, तो पूरे आई का एक स्मॉल पोर्शन है ना, ये है डी आई। तो क्या लिखेंगे? इसका मास क्या है? लेट्स से डीएम, यहाँ पे हमने डीएम, इस चीज को हमने डीएम से डिनोट किया है। तो पैटर्न क्या है? क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें इसे, तो पैटर्न पे चलेंगे, मास इनटू परपेंडिकुलर, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? आर यहां, तो यहां पे लिखेंगे डीएम आर स्क्वायर। अब क्योंकि हर एक पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, तो डी से आई तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन लगा दूं,
तो क्या होगा, डी आई बिकम्स आई, और क्योंकि r इज फिक्स डिस्टेंस, रेडियस रिंग का फिक्स्ड है, तो इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख लेता हूं, और यहां पे क्या है, ये dm, ठीक है। तो अब हम लोग dm की जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे m अपॉन 2 पाई r dx। तो dm इज m अपॉन 2 पाई r dx, ठीक है। अब यहां पे m भी कांस्टेंट है, 2 पाई r भी कांस्टेंट है, तो इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई r, ठीक है, और यहां पे क्या रहता है हमारे पास dx। अब बच्चों ये जो dx है, ये जो स्मॉल लेंथ है रिंग का, वो 0 से शुरू होकर पूरे रिंग पे फैल जाएगा, यानी कि हमें सिर्फ इतने पार्ट को इंटीग्रेट नहीं करना है, हमें 0 से शुरू करके पूरी लेंथ तक इंटीग्रेट करना है। तो इस dx की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 0, और लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, 2 पाई r। 0 से शुरू करके मान लीजिए आपने इस पॉइंट को 0 कंसिडर कर लिया, तो ये 0 से बढ़ता 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 वापस यहां तक आएगा, तो कितनी लेंथ कवर करेगा, 2 पाई r। तो इसलिए इसकी लिमिट 0 से लेकर 2 पाई r लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पे m r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई r, और dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों, x, कहां से कहां तक, 0 टू 2 पाई r, ठीक है। अब यहां पे जितना भी आप कैंसिल कर सकते हो, जो जो चीजें कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, m अपॉन 2 पाई, और यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं, तो 2 पाई r, यहां पे एक r रह गया बच्चों, ठीक है। तो 2 पाई r माइनस 0, तो यहां पे लिख सकते हैं m r इंटू 2 पाई, और इस r को इसके साथ मल्टीप्लाई करके r स्क्वायर लिख देता हूं, और डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये 2 पाई यहाँ पे, तो 2 पाई कैंसिल हो गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, एम आर स्क्वायर। तो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस which is passing through center of the ring and perpendicular to the plane, ठीक है बच्चों। कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के पहले आपको हमेशा एक्सिस के बारे में पूरी तरह से बताना पड़ेगा, या अपने दिमाग में ये बात रखनी पड़ेगी कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकाल रहे हो और किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सिस है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, ये तभी तक वैलिड है जब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन रिंग के सेंटर से पास करे, रिंग के सेंटर से पास करे, और रिंग का जो प्लेन है, रिंग का जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी हम ये वाला एक्सप्रेशन रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और भी हो सकता है, इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन यू आर गोइंग टू चूज। तो जैसा भी आप एक्सिस ऑफ रोटेशन लोगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन अलग आएगा। तो फिलहाल जो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन लिखा है, वो उस एक्सिस के अबाउट लिखा है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों अभी हमने देखा कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, where m is the mass of the ring and r is the radius of the ring। तो अब मेरा एक सवाल है कि मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कंप्लीट रिंग नहीं है, हाफ ऑफ द रिंग है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा ऐसे कंप्लीट रिंग होता, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लीजिए कि सिर्फ इसमें हाफ ऑफ द रिंग में मास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मास है, ठीक है, और बाकी
इमेजिनरी है, बाकी में मास नहीं है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को, अच्छा ये जो हाफ ऑफ द रिंग है जहाँ पे मास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मास कैपिटल एम है, ठीक है, और रेडियस आर है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा जरा बताओ। रिंग हाफ है लेकिन मास कैपिटल एम है, एंड इसका जो रेडियस है, जिस सर्कल का ये पार्ट है उसका रेडियस है आर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस गिवन एक्सिस क्या होगा बताओ बताओ। अभी हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग का जो फॉर्मूला होता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज mr²। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए एक ये एक्सिस है और एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये मान लीजिए d डिस्टेंस पे है और ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा कि मैंने आपको बताया था उसका पैटर्न क्या है, मास टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, ये होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर मान लीजिए ये रिंग होता ऐसे और सारा मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता इसके पेरिफेरी के अराउंड, तो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने क्या निकाला, मास टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिंग के लिए क्या हो गया, उसका रेडियस। तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों का फॉर्मूला सेम आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट में भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर डी डिस्टेंस पे सारा मास है, और रिंग के केस में भी सारा मास थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन अगर हम टोटल मास देखें तो टोटल मास जो रखा हुआ है इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो चाहे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या फिर रिंग हो, अगर सेम रेडियस, रिंग के लिए जो रेडियस है और पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्टेंस है अगर सेम होगा तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा, ठीक है। तो दोनों का जो पैटर्न होगा यही होगा, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, या फिर अगर रिंग है तो मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम एक कंप्लीट रिंग के बजाय हाफ रिंग लें, मान लीजिए ये डायमीटर है और ये हाफ रिंग है, ठीक है, तो अगर इसके ये जो मान लीजिए कंप्लीट सेंटर होता तो ये एक कंप्लीट रिंग बन जाता, लेकिन इसका सारा मास हाफ ऑफ द रिंग में रखा हुआ है। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा मास कितने डिस्टेंस पे है, इसके रेडियस डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट जो कि आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है उसमें भी सारा मास एक्सिस से आर डिस्टेंस पे है, और यहां भी हाफ रिंग का भी सारा का सारा मास आर डिस्टेंस पे है। इसका मतलब हुआ कि इसमें भी वही पैटर्न होगा, मास टाइम्स डिस्टेंस स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हो या कंप्लीट रिंग हो या हाफ ऑफ द रिंग हो या 1/4 ऑफ द रिंग हो, अगर मास उसका पता है हमें, तो उन सब के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन होगा वो मास टाइम रेडियस का स्क्वायर या मास टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर ही होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मान लीजिए एक आर्क शेप में है ऑब्जेक्ट, कंप्लीट रिंग नहीं है, एक आर्क शेप में है, ठीक है, और ये उस कंप्लीट सर्कल का सेंटर है, और उसके बाद अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है, तो चाहे वो रिंग का जो साइज है वो चाहे कंप्लीट हो, हाफ हो, 1/4 हो, 1/8 हो,
चाहे जितना भी हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो पैटर्न होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे उसका पैटर्न वही सेम होगा, मास टाइम रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें यह पता लग गया कि रिंग, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट या एक पोर्शन ऑफ द रिंग, इनमें से किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो वो मास टाइम्स रेडियस का स्क्वायर होगा।